Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back in lecture 3, students. This is basically lecture number 3. Okay. Students, इस लेक्चर में बेसिकली जो ACI डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड की जो इंट्रोडक्शन है, इंशाल्लाह वी विल कवर दैट. और इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 था, वी कवर्ड जस्ट ओनली that portion, that how we can determine basically the thickness of the slab, okay, NDDM method. So उसकी भी एक 2 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए और वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लेक्चर इसका एक पार्ट होगा कि जब वो डिफरेंट केसेस से रिलेटेड है कि जब हम एक स्लैब सिस्टम एनालाइज करते हैं थ्रू DDM, तो उसमें बीम्स हो, इंटीरियर बीम्स हो तो किस तरह थिकनेस फाइंड करते हैं, एज बीम हो तो किस तरह फाइंड करते हैं, जिसको हम पैरामीटर बीम्स कहते हैं, और बीम ना हो तो फिर हम थिकनेस किस तरह फाइंड करते हैं. तो वो आपको ज़रूर जो है वो देखने होंगे क्योंकि उसके बगैर बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड दिस मेथड. ओके, द रेस्ट ऑफ द पार्ट इसमें हम जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि DDM मेथड बेसिकली है क्या और उसकी जो वो पूरी जो मैकेनिज्म है इंशाल्लाह उसको हम स्टडी करेंगे. इससे पहले हमने जो अपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उस प्रोजेक्ट में जो है एक 3D फ्रेम एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था. उसकी तकरीबन ग्राउंड फ्लोर जो है वो हमने कवर किया और बहुत मुफीद यू कैन से वीडियोस है, तकरीबन 19 लेक्चर्स है और वो वीडियोस सारे मेरे लेक्चर्स पे अवेलेबल है. प्लीज़ वॉच दोज वीडियोस. उसमें सारे के सारे पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, आई विल एनालाइज बेसिकली कम्प्लीटली दैट दिस फ्रेम फॉर द ग्राउंड स्टोरी. उसमें कॉलम्स है, बीम्स है, फुटिंग है. ओके, एंड वन थिंग मोर कि बेसिकली हमारे पास जो हमारा जो इसका कोर्स है, जो RCD का कोर्स है, इस कोर्स में बेसिकली हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो हमने हॉल भी डिज़ाइन किया, हमने फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट किया है. 3 स्टोरी फ्रेम स्ट्रक्चर है, उसको हमने उसकी जो फर्स्ट स्टोरी है बेसिकली उसको हमने ACI कोएफिशिएंट मेथड से बेसिकली उसकी जो बीम्स है और उसके जो स्लैब सिस्टम है वो एनालाइज की है. उसी ही क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम आज DDM से कवर करेंगे. ओके, और उसके बाद उस पूरे फ्रेम को मैं एनालाइज करूंगा, उसके कॉलम्स को, उसके बीम्स को इंशाल्लाह, और उसके बाद हमारा जो इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड है उसको हम करेंगे. ठीक है, तो इन तीनों मेथड से हम एक ही फ्रेम एनालाइज करेंगे, फिर आपको कंपैरिजन शो करेंगे इंशाल्लाह, सेप में भी और मैनुअली भी. तो बहुत ज़बरदस्त ये एक पूरा कोर्स कंप्लीट होगा. लेट्स स्टार्ट बेसिकली और प्रेजेंटेशन और मेथड. ओके, सो इस मेथड में बेसिकली हम सीखेंगे व्हाट इज डायरेक्ट डिजाइन मेथड, व्हाट आर स्टेप्स आर इन्वॉल्व, हम डिटेलिंग किस तरह करते हैं और उसकी समरी और फिर एग्जांपल हम कवर करेंगे. ठीक है, तो डायरेक्ट डिजाइन मेथड से पहले आप लोगों को फ्लैट स्लैब का कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए. देखिए, फ्लैट स्लैब आपकी वो स्लैब होती हैं जिसमें आपके बीम्स नहीं होते. ठीक है ना, आप देख सकते हैं कॉलम जो है दे आर डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द slab, so that why there is you see no beams basically, so that why this is called a flat slab. and इसकी बहुत मुख्तलिफ फॉर्म्स है, मुख्तलिफ टाइप्स है, यू कैन से. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि at the end point, okay, you can say where the column touching or meeting with the slab, वहाँ पे स्लैब का थोड़ा सा हिस्सा जो है ना उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, उसकी थिकनेस को हम इंक्रीज करते हैं. तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप पैनल कहते हैं. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो कॉलम है उस कॉलम के टॉप को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसकी विड्थ को, साइज को इंक्रीज करते हैं इस तरह. ठीक है ना, तो इस तरह की कॉलम की जो हम साइज इंक्रीज करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम हेड, या इसको कॉलम कैपिटल कहते हैं. इसको ड्रॉप पैनल और इसको कॉलम कैपिटल. बाज़ औक़ात दोनों को हम मिला देते हैं और ये हम क्यों करते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो पंचिंग शीयर होती है, स्लैब जो है दे जस्ट ट्राइंग टू पंच द कॉलम. यहाँ पे कॉलम जो है वो स्लैब के अंदर से गुजरने की बेसिकली कोशिश करती है. तो वहाँ पे पंचिंग शीयर, आपने ज़ाहिर फुटिंग के टॉपिक मेरे उस प्रोजेक्ट में मैंने इसको डिस्कशन की थी कि व्हाट इज़ पंचिंग शीयर. तो उसको पंच करने की कोशिश करता है और स्लैब में से बाहर निकलने की कोशिश करता है. तो उसी को बेसिकली फ्लैट स्लैब में हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही पंचिंग शेयर का होता है. तो उस पंचिंग शेयर को हाउ वी कंट्रोल इट, सो बाय दीज ड्रॉप पैनल्स आर दिस काइंड ऑफ पेडेस्टल कैपिटल, कॉलम कैपिटल. ओके,
एनालिसिस अप्रोचेस हमारे पास किसी स्ट्रक्चर को हम जो करते हैं एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास एक है इलास्टिक अप्रोच और एक है प्लास्टिक अप्रोच। इलास्टिक अप्रोच में हम जो बेसिक जो हुक्स लॉ है वही हम उसकी वो बेस को बेस बनाते हैं और उसमें हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट मेथड और एग्जैक्ट मेथड है। यू ऑल नो अबाउट एग्जैक्ट मेथड, उसमें स्लोप डिफ्लेक्शन, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टिफनेस मेथड मुख्तलिफ आती हैं। और जो अप्रॉक्सीमेट मेथड में ACI कोएफिशिएंट, डायरेक्ट डिजाइन मेथड इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेट मेथड, point of inflection method, Porter Prime, inshallah I will explain these methods as well inshallah। ठीक है। और जो प्लास्टिक जो पुशओवर एनालिसिस है जिसमें हम किसी स्ट्रक्चर की प्लास्टिक जिसको हम इनइलास्टिक जोन के बाद जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर की होती है उस उन कैपेसिटीज को हम ज़ाहिर कवर करते हैं, उसको हम यूटिलाइज करते हैं स्ट्रक्चर में। तो इस वजह से ये जो मेथड है बहुत इकोनॉमिकल मेथड होता है और सेफ के थ्रू हम कर सकते हैं। ज़ाहिर मैनुअली इस मेथड को करना काफ़ी मुश्किल है, बल्कि आप यू कैन लाइक इम्पॉसिबल है। तो सेफ में इसकी एक वो है और करते हैं इंशाल्लाह किसी वक्त इस मेथड को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा DDM। ओके, DDM में बेसिक अप्रोच क्या होती है, उसकी बेसिक मैकेनिज्म क्या है। इट इज़ सो सिंपल। ओके, अगर आपने ACI कोएफिशिएंट मेथड आपकी वो कंसेप्ट है तो उसी कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करूंगा और then you will see how we can use that ACI coefficient method in place of DDM method। DDM method में हम किस तरह उसको you can say किस तरह उस टेक्निक को यूटिलाइज करते हुए हम DDM को कवर करेंगे। तो सिंपल मेथड है। देखिए, इस मेथड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ। ये वीडियो बेसिकली एक एनिमेशन वीडियो है, एनिमेटेड वीडियो है और इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड के लिए। लेकिन इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड और DDM, ओके, याद रखिए इसमें अप्रोच तकरीबन सेम है। एक ही तरीके से हम जिस तरह DDM की अप्रोच हम अपनाते हैं इसी तरह हम इक्विवेलेंट फ्रेम में भी अपनाते हैं, तकरीबन अप्रोच उसमें सेम है। ठीक है, सो लेट्स सी वॉच द वीडियो। यू सी हमारे पास एक 3D फ्रेम है और किस तरह 3D फ्रेम को एनालाइज करने के लिए हम उसको DDM के जरिए किस तरह एनालाइज करते हैं। ठीक है, सो लेट्स वॉच द वीडियो। देखिए, यह बात आप याद रखिए कि इसका एक साइड होता है और दूसरा साइड, यानी ये इसका विड्थ अगर आप कंसिडर करें, इसका लेंथ कंसिडर करें इस बीम का, इस 3D फ्रेम का। तो इसमें हम सबसे पहले देखिए ये लाइंस आप देख रहे हैं ना, इसको हम लॉन्गिट्यूडनली भी डिवाइड कर देते हैं पैनल्स के बिल्कुल सेंटर पे और ट्रांसवर्सली भी हम इसको डिवाइड करते हैं। ये इसके ट्रांसवर्स लाइंस और ये इसके लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। क्लियर? ये आप देखिए ना, ये आपका एक लॉन्गिट्यूडनल उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और ये आपका ट्रांसवर्सली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर अभी आप देखें, देखिए ये तो अप्रोच है बेसिकली इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड का, क्या उसमें हम इस तरह करते हैं। लेकिन देखिए मैं आप लोगों को यहां पे समझाऊं, यहां पे याद रखिए इस पूरे फ्रेम को ना हम इनसे दो हिस्से जुदा जुदा कर देते हैं। ठीक है ना, और वो हिस्से जो होती हैं बेसिकली हम इसको यहां से सीधा इस पूरे फ्रेम को काट देते हैं। ये जो दो लाइंस आप देख रहे हैं ना, इस तरह इसको काट देते हैं तो ये वो फ्रेम निकल जाता है और एक दरमियान से एक फ्रेम। और इस तरह यहाँ पर भी ये जो लाइंस है इसका एक पोर्शन अलहदा कर देते हैं और इन दो लाइंस के दरमियान एक पोर्शन उसको हम अलहदा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको। देखिए इन्होंने बेसिकली ये पोर्शन है ना, तो ये पोर्शन यहाँ इस लाइन से एक पोर्शन जुदा कर देते हैं और एक दरमियान वाली इन दो लाइंस के दरमियान एक पोर्शन, ये आपका वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इस लाइन के इस वाले पोर्शन को जुदा कर देते हैं और इन दो लाइंस के दरमियान वाली पोर्शन को जुदा कर देते हैं। तो हमारे पास दो दो फ्रेम्स ईच डायरेक्शन से हासिल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें एक फ्रेम यहाँ से, एक फ्रेम यहाँ से, एक यहाँ। तो याद रखें इन दो फ्रेम्स को हम एनालाइज करेंगे। ओके, इन दो फ्रेम्स को, और ये दोनों चूंकि ये दोनों सिमिलर है टू दिस, ओके, सो दैट वाई इसकी जो एनालिसिस होगी वो इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, और इस फ्रेम को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सो लेट्स सी। देखिए यहाँ पे आप इक्विवेलेंट को इग्नोर करें, ये जो आपका फ्रेम हासिल होता है जो इच पे हासिल होता है इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर फ्रेम, रिमेंबर।
और दरमियान वाले को हम इंटीरियर फ्रेम कहते हैं। ठीक है, ये डीडीएम में भी इस तरह होता है, इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड में भी इस तरह होता है। ठीक है, दोनों का अप्रोच तकरीबन सेम है। अब देखें, इस इंटीरियर फ्रेम को वो मजीद 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये आप जरा समझ लें, इंटीरियर फ्रेम को वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये जो दरमियानी वाला जो आप देख रहे हैं इसका, ये इन 2 लाइंस के दरमियान, इसको हम कॉलम स्ट्रिप कहते हैं। और इस दरमियानी के उस साइड और इस साइड, इन दोनों को कंबाइनली हम मिडल स्ट्रिप कहते हैं, लेकिन इसको हम हाफ मिडल स्ट्रिप, उसको हम हाफ मिडल स्ट्रिप। फिर इस कॉलम मिडल स्ट्रिप की विड्थ कितनी होगी और उसकी विड्थ कितनी होगी वो भी हम डिटरमिन करते हैं। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसी तरह आपका जो एक्सटीरियर फ्रेम होता है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस है, यहाँ पे मिडल स्ट्रिप सिर्फ एक तरफ है, इंटीरियर फ्रेम में मिडल स्ट्रिप दोनों तरफ है, हाफ मिडल स्ट्रिप एक साइड, हाफ मिडल स्ट्रिप दोनों साइड, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। ये बात आप जरा याद रखें, एक्सटीरियर फ्रेम में आपके पास एक कॉलम स्ट्रिप है और एक मिडल स्ट्रिप है, उस साइड वो नहीं है। ठीक है ना, रिमेंबर रखें। ये आपका जो था वो पूरा वो वीडियो था। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वो फ्रेम है, हम इसको जाहिर है कि लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली दो यानी कि 4 फ्रेम्स हम निकालते हैं। इस डायग्राम को देखें, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, जाहिर है यहाँ पे देखे आपका, ये आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फ्रेम और ये आपका नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में फ्रेम। ठीक है ना, तो ये ज़रा याद रखिए क्योंकि हम एनालिसिस में ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, so you don't need to be confused in this. Okay, you must memorize these things, east west and north south direction. clear? यहाँ पे आप देखें, ये है हमारे पास वो इंटीरियर फ्रेम, ये हमारे पास इंटीरियर फ्रेम है और इसी इंटीरियर फ्रेम को हमने कितने हिस्से में, यानी कि इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इंटीरियर फ्रेम 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, ये आप देख सकते हैं। याद रखें, अगर हम बीम की इस फ्रेम की एनालिसिस इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो फिर याद रखिए ये बहुत जबरदस्त नॉलेज है आपके साथ, इन 2 कॉलम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगी इसको हम डिनोट करेंगे L1 से। यू मस्ट रिमेंबर दिस, ये सारे के सारे डिस्टेंस जो होगी वो L1 होगी। रिमेंबर, ये सारे के सारे डिस्टेंस आपकी L1 होगी जब हम इस ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जब इसको एनालाइज करेंगे। याद रखें, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसके बाद हमें क्लियर स्पैन की भी जरूरत होगी। दिस शुड बी रिमेंबर, वी डिटरमिन LN and how we determine L1 are the center to center distance. We just need to subtract this half of this column and this half of this column. Okay, अगर ये कॉलम 14 इंच का है तो 14 डिवाइड बाई 2 यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 डिवाइड बाई 2 हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देन वी विल गॉट LN. दिस इज रिमेंबर फॉर ऑल दीज पैनल्स एज वेल। इसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि लॉन्गिट्यूडनली हम एनालिसिस इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। ओके, तो हमारा जो इस पैनल की जो विड्थ होगी, इस फ्रेम की, इस इंटीरियर फ्रेम की जो विड्थ होगी वो हमारी L2 होगी। रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो हमारी L2 होगी, इसको हम डिनोट करेंगे L2 से। इसके अलावा इस कॉलम स्ट्रिप की जो विड्थ होगी वो हम डिटरमिन करेंगे, ये रिमेंबर रखें, इस कॉलम स्ट्रिप की विड्थ हम डिटरमिन करेंगे। और ये हाफ मिडल स्ट्रिप ये है और हाफ मिडल स्ट्रिप ये है। इट शुड रिमेंबर वी जस्ट डिटरमिन मिडल स्ट्रिप विड्थ, फिर उस मिडल स्ट्रिप को हम डिवाइड करते हैं 2 से, देन वी गॉट दैट हाफ स्ट्रिप विड्थ एंड दिस हाफ विड्थ स्ट्रिप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा उसका वो मैकेनिज्म है। ठीक है, इसी तरह ये तो था बेसिकली इंटीरियर फ्रेम। इसी तरह हमारे पास एक्सटीरियर फ्रेम होती हैं, लेकिन एक्सटीरियर फ्रेम में बहुत ज़बरदस्त वो है, यहाँ पर भी आपने LN को डिटरमिन करना है और L1 को डिटरमिन करना है। सेंटर, वो कॉलम के L1 कॉलम के सेंटर तक है, इट शुड बी रिमेंबर। L1 is up to the centers of the column while LN is the clear spacing. Remember, इसी तरह you have to determine basically center to center distance for all these panels. And one thing more, you must remember, ये जो सबसे लास्ट, जो सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट वाला पैनल है, ये दिस मीन्स सबसे आपका जो एक्सटीरियर पैनल है इसको हम कहते हैं एंड पैनल या इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर पैनल, और जो सबसे दरमियान वाले पैनल्स आते हैं, जो दरमियान में जितने भी है उसको हम इंटीरियर पैनल्स कहते हैं। यू मस्ट रिमेंबर, और इसको हम मिडल पैनल भी कह सकते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन अगेन वी हैव एंड पैनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और फिर इस एक्सटीरियर फ्रेम में आप देखें, आपके पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, आपके पास एक कॉलम स्ट्रिप बनता है। अब उसमें देखें ना, यहाँ पे इंटीरियर में आपके पास कॉलम स्ट्रिप दो हिस्सों में डिवाइड होगा, याद रखिए। इंटीरियर का फ्रेम में आपके पास आपका कॉलम स्ट्रिप भी दो हिस्सों में डिवाइड होगा, ये बात आप याद रखें। यहाँ पर भी CS2, CS डिवाइड बाय 2, CS डिवाइड बाय 2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। CS एंड CS डिवाइड बाय 2, ओके। सो यहाँ हाफ इस साइड, हाफ इस साइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपका जो एक्सटीरियर फ्रेम होता है, ठीक है, वो जो है ना, वो उसका कॉलम स्ट्रिप डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ CS ही रहेगा। और इसी तरह उसकी जो मिडल स्ट्रिप होगी, इट विल आल्सो बी रिमेन द सेम, इट शुड मिडल स्ट्रिप, नॉट जस्ट MS डिवाइड बाय 2, CS डिवाइड बाय 2, क्योंकि उस साइड स्ट्रक्चर है ही नहीं। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे जो, यहां तो डायरेक्शन दिस इज LN और L1, लेकिन इसकी जो वेड्थ होगी ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस कॉलम के बिल्कुल एज से, यानी कि स्लैब का जो एज होता है, वहां से शुरू होती है और इसके मिडल तक होती है। याद रखें, ये हमारा L2 होगा, कॉलम के सेंटर से नहीं, कॉलम के सेंटर से काउंट नहीं होगा, बल्कि स्लैब के एज से काउंट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये छोटे छोटे स्टेप्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज एनालिसिस में आप देखेंगे कि ये सारी चीजें यूज होगी, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो है ना, बेसिकली हमने इसको EW डायरेक्शन में एनालाइज किया। फिर अगेन वी हैव टू सेलेक्ट दिस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फिर इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम दो फ्रेम लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन रिमेंबर रखिए, अगर ये फ्रेम जो है वो स्क्वायर हो, सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू पीपल। You have to just only select these two frames, analyze them, और इसी तरह उसकी में जो स्टेज वगैरह जिसमें दर्ज होती है, वो आपकी दूसरी डायरेक्शन में भी होगी। लेकिन याद रखें कि कॉलम की साइज सेम हो, वो भी स्क्वायर हो, रेक्टेंगल ना हो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप लोगों के साथ मैं उसकी थोड़ी सी वो एक्सप्लेन करूँ, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ 2 वे स्लैब सिस्टम, ठीक है। इसमें दो सेक्शंस है बेसिकली, एक सेक्शन उसकी फ्लेक्सर एनालिसिस की और दूसरी शेयर की है। शेयर भी इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें हम कॉलम कैपिटल या ड्रॉप पैनल, हाउ वी कैन डिजाइन देम, हाउ वी कैन फिक्स देयर साइजेस, ओके। इंशाल्लाह वो सेकंड पार्ट होगी, लेकिन इसका पार्ट 1 जो है वो फ्लेक्सर्स के साथ रिलेटेड है। ये हमारे वो है। इसमें आप देख सकते हैं एक्सटीरियर फ्रेम, इंटीरियर फ्रेम, और पैर जो होती हैं उस इंटीरियर फ्रेम को हम किस तरह, ये हमारा याद रखिए, यहाँ से इस रेड लाइन से इस रेड लाइन के दरमियान एक इंटीरियर फ्रेम, फिर इस रेड लाइन एक इंटीरियर फ्रेम, और फिर अगेन एक्सटीरियर फ्रेम। तो हमने जस्ट दो फ्रेम्स को एनालाइज करना है, लेकिन ये याद रखें ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। फिर इसी को हम, जाहिर है, पूरे फ्रेम को हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, फिर हम इसको इस डायरेक्शन में भी याद रखें, दिस इज एक्सटीरियर, दिस इज इंटीरियर, दिस इज अगेन इंटीरियर, दिस इज अगेन इंटीरियर, दिस इज एक्सटीरियर, ओके। इसके लिमिटेशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन ये है कि याद रखिए आपके पास, मैं आपको नहीं इधर ले आऊं, ओके। यहां पे आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए DDM मेथड कब अप्लाई होगी। आपके पास कंटिन्यूसली इन वन डायरेक्शन में 3 स्पेन्स होने चाहिए, स्पेन 1, स्पेन 2 एंड स्पेन 3। अगर 3 से कम है तो DDM मेथड अप्लाई नहीं होगी, याद रखिए। 3 से ज्यादा हो अप्लाई होगी, लेकिन 3 से कम नहीं होनी चाहिए। एक लिमिटेशन ये है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि इनके दरमियान की जो स्पेसिंग है, ये कम से कम अप्रोक्सीमेटली दे मस्ट बी इक्वल, ये इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें फर्क कितना एक्सेप्टेबल है, याद रखिए, अगर ये L1 है और ये L2 है, यानी लेट्स से दिस इज L1 नॉट इक्वल्स टू L2, लेट्स से L1 नॉट इक्वल टू L2, तो इसमें फर्क कितना एक्सेप्टेबल है, 67% एक्सेप्टेबल है। दिस इज क्लियर, 67% से ज्यादा डिफरेंस इन दो स्पेन्स के दरमियान नहीं होनी चाहिए, ओके। इन दो स्पेन्स में 67% से ज्यादा डिफरेंस, अगर 67% से ज्यादा डिफरेंस हो, दिस मीन्स कि अगर ये आपका 10 फीट है और ये आपका 20 फीट है, तो फिर DDM अप्लाई नहीं होगा, ओके। DDM कैन नॉट बी अप्लाइड, ये बात आप याद रखें, ओके। DDM कैन नॉट बी अप्लाइड। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये आपका 10 फीट है और ये आपका 15 फीट है, तो फिर जो है DDM अप्लाई होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट,
Okay, this is 10 feet, this is because the difference is less than 67%. This is very important. और एक इसमें ये भी है कि ये सारे कॉलम जो है ना, इट शुड बी इन वन लाइन. अब क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कॉलम उसकी अपसेट है, वो कॉलम स्ट्रेट नहीं है, एक कॉलम है जो कि फॉर एग्जांपल इधर है, वो कॉलम के सेंटर लाइन से थोड़ी सी यू कैन से इन लाइन में नहीं है, तो यहाँ एक्सेप्शन है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी. सो लेट्स सी. देखिए ये उनके लिमिटेशंस है कि कब ये अप्लाई होगी. याद रखिए ये लिमिटेशन देखिए L1 एंड ये फॉर एग्जांपल ये स्पेन कम है, तो 2/3 ऑफ L1 से ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 2/3 L1 का 2/3 ले ले, वो जितना आता है, अगर वो उससे ज़्यादा है तो फिर अप्लाई नहीं होगा. एक बात क्लियर. दूसरी बात, आप अपसेट देख रहे हैं, अगर एक कॉलम्स बिल्कुल वो लाइन में नहीं है तो कितना डिस्टेंस अलाउ है. कॉलम के सेंट्रल लाइन से उस कॉलम के सेंट्रल लाइन तक की जो डिस्टेंस है, इट शुड बी लेस देन L2 डिवाइड बाय 10 एंड L2 इज द दैट डिस्टेंस. दो कॉलम्स का जो सेंट्रल लाइन का जो लाइंस है एक ही डायरेक्शन में, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको L2 कहते हैं. या यू कैन से पैनल का जो वेड्थ है उसको अगर 10 से आप डिवाइड करें तो दिस मच डिस्टेंस विल बी अलाउड. ओके, फॉर एग्जांपल अगर ये 20 फुट है तो लेट्स से 20 डिवाइड बाय 10 2 फीट अपसेट अलाउेबल है. अगर 2 से ज़्यादा हो तो फिर डी में अप्लाई नहीं होगा. ये बात रिमेंबर रखें. और यस, इसमें डेड लोड टू लाइव लोड रेशो भी है. ये आप देख सकते हैं कि डेड टू लाइव लोड, अगर यू कैन से लाइव लोड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेड लोड. ठीक है. और इसके अलावा स्लैब को 2 वे स्लैब होनी चाहिए, ये भी याद रखें. 1 वे स्लैब पे अप्लाई नहीं होगा. ठीक है. स्टेप्स साइज स्पेक्स करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी आई हैव रिकॉर्डेड 2 लेक्चर्स, सो प्लीज वॉच दोज लेक्चर्स के हाउ वी कैन डिटरमिन. ओके, ये सारे कंडीशंस मैंने अप्लाई वो एक्सप्लेन की है, एंड आई हैव डन एग्जांपल्स फ्रॉम मैककॉर्मिक एंड ग्रेकर एंड नेल्सन बुक्स. ओके, सो यू मस्ट वॉच दोज लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2. देन यू हैव टू डिटरमिन लोड्स. ओके, आप ज़ाहिर अप्रोच क्या होती हैं, आपने एक इंटीरियर फ्रेम लेना है और एक एक्सटीरियर फ्रेम लेना है. लेट्स से वी टेक इंटीरियर फ्रेम, L1 इस तरह डिजिग्नेट करना है, L2 इस तरह डिजिग्नेट करना है. ये मैंने आपको क्लियर कर दी. L2 की डिस्टेंस कितनी होगी, याद रखें, ये जो पैनल है कॉलम के सेंटर लाइन, ये जो कॉलम का सेंटर लाइन जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, इसके इस साइड जो पैनल है उसका हाफ ले ले और इसके उस साइड जो पैनल है उसका हाफ का ले ले, तो वो L2 के बराबर होगा. L1 दो सेंटर लाइंस के दरमियान डिस्टेंस है. ठीक है. और नेक्स्ट जो है आपने एक्सटीरियर फ्रेम लेना है. अब एक्सटीरियर फ्रेम ऑलरेडी क्लियर है. रिमेंबर कि जो रेड रेक्टेंगल है और फ्रॉम द एज ऑफ देखिए L2 जो है ना, अब L2 कितनी होगी, L2 देखिए इस ब्लू लाइन से अगर आप यहां तक लेंगे तो ये तो पैनल, ये जो पैनल जितना है इसका हाफ होगा. लेकिन आपने ये जो साइड से फॉर एग्जांपल आपका ये वो कॉलम वो स्लैब का एज है और आपका कॉलम इधर है. ठीक है ना, आपका एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है. ठीक है. तो कॉलम के सेंटर लाइन से आपने ये डिस्टेंस ले लिया, ये जो डिस्टेंस है, लेकिन आपने वो जो रहता है यानी कॉलम के जो हाफ है वो आपने फिर जमा करना है. सो इस केस में L2 जो होगी वो पैनल की जो विड्थ है, यानी कि 20, देखिए 20 कॉलम के सेंटर लाइन से है, तो 20 डिवाइड बाई 2 प्लस कॉलम का जो साइज है, लेट्स से वो C है, तो C को आपने 2 से डिवाइड करना है और उसको फिर फर्दर 12 से डिवाइड करना है ताकि फीट में कन्वर्ट हो. तो ये होगी L2 इस डायरेक्शन पर. इस सूरत में याद रखिए दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अक्सर स्टूडेंट्स दे डू दिस मिस्टेक कि वो इस C/2 को नहीं लेते. ठीक है, तो ये रिमेंबर रखें, इधर भी क्लियर है. और ये याद रखें कि इसमें जितने पैनल्स हैं उस पैनल में से जो मिनिमम पैनल विड्थ जो होती हैं उसको आपने डिवाइड करना है 2 से, फिर इसके साथ H2 डिवाइड बाई 2 करना है. ठीक है, वो अब यहाँ भी क्लियर है, H2 डिवाइड बाई 2 और हाफ विड्थ ऑफ द पैनल वन साइड. इट इज इम्पोर्टेंट. फिर आपने जाहिर है कि वो जो इंटीरियर फ्रेम है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है. वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि C/2 क्या है, MS डिवाइड बाई 2 क्या है. ठीक है, Ln क्या है, L1 क्या है, ऑलरेडी एक्सप्लेन. नाउ यहाँ पे आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो CS डिवाइड बाई 2 है ये किसके बराबर है. अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाऊं इस 3D में, सो लेट्स से वी सी हियर क्लियरली. देखिए हमारे पास ये इंटीरियर फ्रेम है ना, तो ये जो CS है ना, CS इसका जो हाफ है,
ये CS बाय हाफ, ये CS हाफ किसके बराबर होगी? दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखें जो लीस्ट वैल्यू है, आप यू समझ ले मिनिमम ऑफ L1 डिवाइड बाय 4 आर L2 डिवाइड बाय 4। ओके, L1 क्या है? जिस डायरेक्शन में आप एनालिसिस कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जो दो कॉलम्स के सेंटर लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस वो L1 है, उसको 4 से डिवाइड करें। या जो L2 है, अब L2 क्या है वो आपने मैंने नोट किया है, यानी उस साइड जो कॉलम, उस साइड हाफ विड्थ ऑफ द पैनल, इस साइड हाफ विड्थ ऑफ द पैनल, उसको 4 से, इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो CS डिवाइड बाई 2 होगी। और टोटल कॉलम स्ट्रिप कितनी होगी, तो जो अमाउंट आती है उसको 2 से डिवाइड करें, वो कॉलम स्ट्रिप के बराबर होगी। फिर आप याद रखिए कि ये जो हाफ विड्थ आप किस तरह डिटरमिन करेंगे, फिर वो तो क्लियर है। अगर आपके पास कॉलम स्ट्रिप आता है तो L2 में से देखिए मिडिल स्ट्रिप की वैल्यू फिर क्या होगी, सिंपल है कि ये जो L2 डिस्टेंस है, ये L2 में से आपने कॉलम स्ट्रिप को डिडक्ट करना है। तो कॉलम स्ट्रिप को डिडक्ट करने से आपके पास मिडिल स्ट्रिप की विड्थ हासिल होगी और उसको फिर फर्दर 2 से डिवाइड करना है। सो देन यू गॉट दैट मिडिल स्ट्रिप हाफ एंड दैट मिडिल स्ट्रिप। ओके, सो दिस इज द अप्रोच। ओके, ये यहां से क्लियर हो, आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इसी तरह ज़ाहिर है L1, यहाँ एग्जांपल में आपको क्लियर है कि लेट्स से दिस इज 25 एंड दिस इज 20 फीट। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने डिटरमिन किया कि कॉलम स्ट्रिप, हाफ कॉलम स्ट्रिप जो है वो L1 आपका 25 है, L2 आपका 20 है, क्लियर। और कॉलम स्ट्रिप हाफ जो कि लीस्ट ऑफ L1 बाई 4, सो L2 यहाँ पे गवर्न कर रहा है क्योंकि 20 कम है 25 से। और फिर आप देखें कि आपका जो कॉलम स्ट्रिप है वो 5 फीट है, तो 5 को अगर 2 से डिवाइड करें तो वो आपके पास कॉलम स्ट्रिप आएगी। ठीक है, तो कॉलम स्ट्रिप की जो विड्थ हमने हासिल की, कॉलम स्ट्रिप की विड्थ, वो हमारे पास 10 फीट फिर बन जाएगी। और फिर आपने MS को किस तरह डिटरमिन करना है, तो L2 आपकी 20 है, सो देन यू सबट्रैक्ट 10, यू गॉट 10। नाउ इस 10 को फर्दर डिवाइड करना है तो 5, सो आपका जो MS बाई 2 यानी हाफ हाफ मिडिल स्ट्रिप आपका 5 फीट के बराबर होगी। और ये आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं 5 हाफ 5 हाफ, और 10 जो है वो टोटल कॉलम स्ट्रिप है, इसको अगर आप हाफ कर ले तो 5 फीट बाई 5 फीट, दिस इज रिमेंबर। एंड फिर इसी तरह आपका जो एक्सटीरियर फ्रेम है उसी तरह आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए यहाँ पे जो आपके पास जो विड्थ है वो L2 जो है वो 20 डिवाइड बाई 2 प्लस इस यहाँ पे जो कॉलम्स है उसका साइज 14 बाई 14 है। तो यहाँ पे देखिए मिडिल स्ट्रिप की जो विड्थ है, अब मिडिल स्ट्रिप की विड्थ क्या है, मिडिल स्ट्रिप की विड्थ इस स्लैब के इस से लेके यहाँ तक, इस रेड लाइन तक है, वो बराबर है L2 यहाँ से लेके इसके इस से लेके इसके इस तक का जो डिस्टेंस है ये आपका L2 है। तो इस L2 यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका मिडिल स्ट्रिप है, सॉरी दिस इज योर मिडिल स्ट्रिप। सो ये अगर आप इस L2 में से इस ग्रीन को सबट्रैक्ट करें यू गॉट MS। ओके, यू गॉट MS। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं L2 उन्होंने डिटरमिन किया है इस पैनल का जो वेड्थ है, जो मिनिमम पैनल वेड्थ है, रिमेंबर 20 डिवाइड बाई 2 प्लस इसके साथ हाफ ऑफ द कॉलम को ऐड करना है, दैट इज 14 डिवाइड बाई 12, यू गॉट 10.58। दिस इज नाउ योर L2। हाउ यू गॉट योर CS? सो CS का मतलब ये है कि आपने जो मिनिमम जो पैनल वेड्थ है उसको 4 से डिवाइड करना है, ओके, प्लस उसके साथ 1/2 और वो डिस्टेंस। ये जो ग्रीन का, इस ग्रीन स्ट्रिप का जितना वेड्थ है ना, ये आपका बेसिकली कॉलम स्ट्रिप वेड्थ है। और फिर ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको आपने डिटरमिन करना है जो कि आपका MS है, और MS बराबर है यानी कि जो L2 है माइनस ये फार्मूला फिर आप यूज करेंगे, क्लियर। सो यू गॉट योर दिस। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, मूवमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए आप लोगों के साथ मैं एक यहाँ पे एक शेयर करूँ। देखिए आप अगर आपने मूवमेंट कोएफिशिएंट मेथड समझा है और यू हैव कंसेप्ट अबाउट दैट मेथड, सो देखिए उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम एक सिंपल स्लैब लेते थे, और अगर एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो और उसमें हम एक स्ट्रिप लेते थे, उस स्ट्रिप की विड्थ हम कितने एज्यूम करते थे, वी जस्ट एज्यूम दैट 1 फीट। ओके, नाउ अब हम क्या करते थे, उस 1 फीट के लिए हम मूवमेंट निकालते थे। यू ऑल नो m0 इज इक्वल टू W² बाय 8, या मूवमेंट कोएफिशिएंट मेथड में हम करते थे, और उसको हम बीम सिंपली